करंटली हर कोई बस मलयालम सिनेमा के बारे में बात कर रहा है, और करे भी क्यों ना। मंजूमल बॉयज, प्रेमलू, द गोट लाइफ, आवेशम एंड ब्रह्मयुगम जैसी फिल्में देखे विदाउट एनी डाउट मलयालम सिनेमा 2024 को रूल कर रहा है। बट इन सबका कंबाइंड कलेक्शन मिलाकर भी एनिमल, पठान, जवान का इंडिविजुअल कलेक्शन में बीट नहीं कर पा रहे। तो इतनी सारी आउटस्टैंडिंग मूवीज देकर भी मलयालम सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे क्यों हार रहा है बाकी इंडस्ट्रीज से? और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, बट ढोल, गरम मसाला, चुप चुप के, भूल भुलैया, खट्टा मीठा, दृश्यम, हेरा फेरी, बॉडीगार्ड, ये सारी की सारी बॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्में मलयालम मूवीज का रीमेक है। रावण के खानदान, ये गर्दन नहीं, ये टाइटन उल्टी है। तो उल्टी क्यों करी थी? हमें छोड़ो से, छोड़ो, क्या हो रहा है? कैसे इशारे कर रहा है? यूं कर रहा है। मैं शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछेगा। जी सेठ जी, और कुछ चीजें ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मलयालम सिनेमा को कई सालों से उनकी राइटिंग के लिए रिस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट किया गया है। और देखा जाए तो मूवी में सबसे ज्यादा मूवी की स्टोरी मैटर करती है। तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज देने के बाद भी मलयालम सिनेमा ने हिंदी, तमिल, तेलुगु सिनेमा जैसा माइलस्टोन्स क्यों नहीं अचीव किया अब तक? एंड ये सब देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि आज तमिल सिनेमा से पीछे है। और हमारा क्वेश्चन भी यही है कि मलयालम सिनेमा आखिर में पीछे क्यों है, या फिर मलयालम सिनेमा हाईली ओवररेटेड है? तो इसी का आंसर हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री जान लेते हैं। 1926 में जेसी डैनियल ने केरला का सबसे पहला फिल्म स्टूडियो ओपन किया था, ट्रैवनकोर नेशनल पिक्चर्स के नाम से। एंड इसी स्टूडियो के अंदर मलयालम सिनेमा की सबसे पहली मूवी बनाई गई थी, विगाता कुमारन, जिसकी स्टोरी एक बच्चे के किडनैपिंग के अराउंड बेस्ड है। एंड इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर सब कुछ जेसी डैनियल है, क्योंकि इस फिल्म का मोस्ट ऑफ द काम जेसी डैनियल ने खुद किया है। इस फिल्म के प्रोडक्शन के लिए जेसी डैनियल के पास बजट नहीं था, बट फिल्म बनाना जेसी डैनियल का सपना था। एंड अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए जेसी डैनियल ने अपने पर्सनल एसेट को बेचकर फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट्स खरीदे। तो सभी इक्विपमेंट अरेंज होने के बाद जेसी डैनियल ने इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की। इस फिल्म के मेन लीड थे जेसी डैनियल खुद, एंड फीमेल लीड थी पीके रोजी, जो कि एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड इस एक रीजन की वजह से इस फिल्म को काफी हेट भी फेस करना पड़ा। बट जेसी डैनियल का यही मानना था कि हमें आर्ट के अंदर इस टाइप का भेदभाव नहीं लाना चाहिए, और अपने इसी माइंडसेट के साथ जेसी डैनियल ने इस पूरे फिल्म को कंप्लीट किया। अब इस फिल्म के रिलीज को लेकर दो डेट सामने आई है, एक है 7 नवंबर 1928 एंड एक है 23 अक्टूबर 1930। एंड इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी कैपिटल सिनेमा हॉल में। एंड ये एक म्यूट फिल्म थी, इसलिए एक अनाउंसर भी रखा गया था जो टाइम एंड टाइम स्टोरी को नरेट कर रहा था। बट मूवी की स्क्रीनिंग के टाइम पे लोगों ने फत्तर फेंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मूवी के अंदर पीके रोजी थी, जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, एंड फिल्म के अंदर वो एक अपर क्लास लेडी का रोल प्ले कर रही है। बट चीजें यहीं तक नहीं रुकी, पीके रोजी को और भी ज्यादा हेट फेस करना पड़ा। एंड उसी हेट के चलते रोजी ने अपना शहर भी छोड़ दिया। सो पीके रोजी मलयालम सिनेमा की फर्स्ट एक्ट्रेस होने के बाद भी उन्हें जितना सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था उतना सेलिब्रेट नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। एंड विगाता कुमारन उनकी फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म बन के रह गई। वहीं दूसरी तरफ चीजें जेसी डैनियल के लिए भी कोई अच्छे नोट पे खत्म नहीं हुई, बिकॉज मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर साबित हुई। मूवी का जितना बजट था एंड मूवी वो भी रिकवर नहीं कर पाई, इसी वजह से जेसी डैनियल कर्जे में आ गए। फिर दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जेसी डैनियल को अपना फिल्म स्टूडियो बंद करके फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट्स बेचने पड़े कर्जा फेडने के लिए। एंड इसके बाद जेसी डैनियल ने अपनी बाकी की लाइफ एज अ डेंटिस्ट गुजारी। बट जेसी डैनियल को ट्रिब्यूट देते हुए 2013 में मलयालम सिनेमा ने उनके ऊपर एक फिल्म बनाई है सेल्यूलॉइड नाम से, जिसमें पीके रोजी की लाइफ को भी हाईलाइट किया गया है। एंड जस्ट टू मेंशन, ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी। क्या व्यापार देखा है तो 1947 तक मलयालम सिनेमा के पास सिर्फ 6 फिल्में थी, जिसमें से 3 साइलेंट फिल्में एंड 3 टॉकी फिल्में। एंड इसके पीछे का मेन रीजन था मूवी का फाइनेंस, क्योंकि मलयालम सिनेमा के पास कोई बड़ा प्रोड्यूसर ही नहीं था मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। बट बाद में केरला गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मलयालम सिनेमा के लिए चीजें चेंज हुई, बिकॉज केरला गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया फिल्म मेकर्स को। एंड फिर मलयालम सिनेमा ईयर ऑन ईयर ज्यादा फिल्में बनाने लगे। एंड अगर करंट टाइम की बात करें तो मलयालम सिनेमा हर साल 200 से ज्यादा फिल्में रिलीज करती है। 1980s के टाइम पे मलयालम सिनेमा में एक ऐसा टाइम आया जब लो बजट बी ग्रेड फिल्में ज्यादा बनने लगी। लाइक अगर 50 फिल्में बन रही है तो उसमें से 40% फिल्में बी ग्रेड होंगी। फिर धीरे धीरे ये बी ग्रेड फिल्मों का सिलसिला कम हुआ, बट फिर 2000 से 2003 के टाइम पीरियड में बी ग्रेड फिल्में फिर से ज्यादा बनने लगी, बिकॉज मलयालम सिनेमा की दूसरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। बट मलयालम सिनेमा जिस चीज के लिए जानी जाती है वो एक क्वालिटी सिनेमा, उसी के साथ मलयालम सिनेमा ने वापस कम बैक किया। सो बात करते हैं कि मलयालम सिनेमा के साथ रियल प्रॉब्लम क्या है। बाकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छी स्टोरीज और अच्छी मूवीज देकर भी वो बाकी इंडस्ट्री से बॉक्स ऑफिस नंबर्स में पीछे क्यों है? मुझे अब मोहनलाल, मामूडी, पृथ्वीराज सुकुमारन, डलकर सलमान, फहाद फासिल, टोमिनो थॉमस, निविन पॉली के अलावा 6 मलयालम एक्टर्स के नाम बता दो, या फिर एक फेमस मलयालम डायरेक्टर का ही नाम बता दो।
देखा, कोई नाम दिमाग में आया ही नहीं होगा, बिकॉज यही कुछ मलयालम एक्टर्स है जिन्होंने सर्टेन लेवल ऑफ पैन इंडिया मेन स्ट्रीम अटेंशन गैदर किया है, और इनके अलावा किसी का भी नाम नहीं आएगा दिमाग में अगर मलयालम सिनेमा की बात की जाए। और ऐसा नहीं कि इनके अलावा मलयालम सिनेमा में आर्टिस्ट नहीं है, कई सारे आर्टिस्ट है, बट वो लोग वो अटेंशन गैदर ही नहीं कर पाए। अब से मलयालम इंडस्ट्री में स्टार कल्चर का क्रेज कम होने की वजह से उनकी जो बड़े एक्टर्स की सक्सेसफुल फिल्में होती है उनका लाइफ टाइम कलेक्शन 150 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास का होता है। और ये मैं मलयालम इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स की बड़ी सक्सेसफुल फिल्म की बात कर रहा हूँ। वही हिंदी, तमिल, तेलुगु इंडस्ट्री में बड़े स्टार की फ्लॉप एंड एवरेज फिल्में भी 200 करोड़ इजीली कमा लेती है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज मलयालम सिनेमा एंड बाकी इंडस्ट्री कंपैरिजन में। तो मैंने भाई से पूछा ना, भाई एक्टर और स्टार में क्या फर्क होता है? हाँ। तो उन्होंने बताया, देख, स्टार को और एक्टर को एक टास्क दिया जाए, जैसे कि सुई में धागा डालना है सपोज, है ना? तो एक्टर जो ना बड़ा फोकस करके, कंसंट्रेशन करके सुई में धागा डालेगा ईमानदारी के साथ, है, ताकि धागा चला जाए, ये सोच के धागा डालेगा। लेकिन अगर स्टार को दिया जाए या मुझे दिया जाए, मैं सुई में धागा नहीं डालूंगा, मैं ये सोचूंगा कि कौन डाल रहा है, सुई में धागा कौन डाल रहा है। अच्छा। मैं घंटा सुई में धागा नहीं डालूंगा। जो एक एटीट्यूड होता है ना, स्वैग, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो अदाएं होती हैं उन्हीं को तो देखने जाते हैं हम। स्टार्स की, जो सुपर स्टार्स की जो अदाएं होती हैं, हम कोई उनसे एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं करते। पिछले साल ही मोहनलाल ने 12 करोड़ के बजट पे फिल्म की थी नेहरू। लाइक मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार आज भी 12 करोड़ के बजट पे फिल्म कर रहा है। लाइक आप ही सोच के देखो, 12 करोड़ में आधा प्रभास भी नहीं मिलेगा मूवी के लिए। उतने से बजट में सिर्फ प्रभास का कैमियो अपीयरेंस मिलेगा मूवी के अंदर। तो ये चीज हमें क्लियरली समझ में आता है कि मूवी का बजट एक काफी बड़ा इशू है मलयालम सिनेमा के साथ, क्योंकि अगर मूवी का बजट एकदम स्ट्रिक्ट है तो आप मूवी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कट डाउन करोगे, एंड यहीं से मलयालम सिनेमा के लिए उसका अगला प्रॉब्लम शुरू होता है, वो है मार्केटिंग। तो चलो आप मुझे किसी मलयालम फिल्म का नाम बताओ जिसके लिए आप उसके रिलीज से पहले एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 के अलावा हार्डली ऐसी कोई फिल्म थी जिसको लेकर आप उसके रिलीज से पहले एक्साइटेड थे, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि अगली मलयालम फिल्म कौन सी आ रही है, क्योंकि मलयालम सिनेमा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड एफर्ट बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जितने भी मलयालम फिल्मों के बारे में पैन इंडिया लेवल पे बातें हुई है वो उन मूवी की थिएटर में अच्छा परफॉर्म करने के बाद हुई है। अदरवाइज मलयालम फिल्में आती है एंड चली जाती है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री के साथ ऐसे होता है कि फिल्में आती है एंड चली जाती है, कोई बात ही नहीं करता उन फिल्मों के बारे में। हर इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में होती है जो कि रिलीज होती है एंड उन फिल्मों के बारे में कोई बात ही नहीं करता एंड फिर वो चली जाती है। बट स्टिल हिंदी, तमिल, तेलुगु सिनेमा के पास हर साल ऐसे 5 से 6 फिल्में होती है जिनको लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड उनकी हाइप भी काफी ज्यादा होती है, एंड उन मूवीज के बारे में उनके रिलीज से पहले भी काफी सारी बातें होती है, जिसकी काफी बड़ी एग्जांपल है प्रभास की कल की मूवी एंड अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी। एंड यहाँ पे फिर से मलयालम सिनेमा पीछे रह जाती है बिकॉज उनकी कोई भी फिल्म पैन इंडिया लेवल पे वो हाइप क्रिएट ही नहीं कर पाती। जनरली मलयालम सिनेमा जल्दी पैन इंडिया फिल्म बनाती ही नहीं है, एंड जो बनाती है उसको लेकर भी वो हाइप क्रिएट नहीं होता। लेकिन अभी रिसेंटली पृथ्वीराज सुकुमारन की द गोट लाइफ मूवी रिलीज हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा उस फिल्म के बारे में कोई और बात ही नहीं कर रहा था। लाइक इतनी वीक एंड पुअर मार्केटिंग थी उस फिल्म की, एंड ये चीज डेफिनेटली सॉल्व की जा सकती है अगर मलयालम सिनेमा अपने मार्केटिंग बजट को थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि जब तक ऑडियंस को मलयालम सिनेमा के बारे में पता नहीं चलेगा वो देखेंगे कैसे उस फिल्म को। एंड वही मार्केटिंग एंड हाइप बिल्डिंग की बात की जाए तो तेलुगु सिनेमा इस चीज में सबसे आगे है, और उनकी सबसे नोटेबल चीज है उनकी प्री रिलीज इवेंट, बिकॉज वो बहुत ही बड़े स्केल पे प्री रिलीज इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सिर्फ प्रमोशन एंड मार्केटिंग मूवी बिजनेस का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज जब तक लोगों को उस मूवी के बारे में पता ही नहीं चलेगा वो देखने कैसे आएंगे। एंड वैसे भी जितने ज्यादा लोगों को एक मूवी के बारे में पता चलेगा उतना ज्यादा उस फिल्म को लेके हाइप बढ़ेगा, और जिस फिल्म को लेके जितना ज्यादा हाइप होता है उस फिल्म का उतना ज्यादा प्री रिलीज बिजनेस होता है। एंड मार्केटिंग एंड हाइप बिल्डिंग तेलुगु सिनेमा एंड तमिल सिनेमा दोनों ने काफी अच्छे से मास्टर किया है, बिकॉज इन दोनों ही इंडस्ट्री की मूवीज के प्री रिलीज बिजनेस सबसे ज्यादा होते हैं। एंड फिर से वही बात आती है कि मलयालम सिनेमा को लेके हाइप काफी कम होता है, तो उस वजह से उनका जो प्री रिलीज बिजनेस होता है वो भी कम होता है। But Malayalam cinema, even now, doesn't have a solid backup of a internet platform, or we need to prove in theaters for any of these things to come in. So it's not like rest of India, where the film, almost 80% of the films are sold even before the shoot is started. Our model is not that. We need to finish the film, release the film, prove the film, and then इसके बाद मलयालम सिनेमा के साथ जो अगला प्रॉब्लम है वो है कि उनकी फिल्म में मास ऑडियंस को अपील नहीं कर पाती, बिकॉज वो लोग कंटेंट ओरिएंटेड रियलिस्टिक सिनेमा प्रेजेंट करते हैं। उस वजह से मूवी के अंदर कोई भी लार्जर देन लाइफ या फिर ओवर द टॉप मूवमेंट नहीं होते, एंड इस वजह से मलयालम सिनेमा में वो जो थिएटर एक्सपीरियंस होता है वो मिसिंग लगता है, जिसे देखने एंड फील करने के लिए मास ऑडियंस थिएटर जाती है। मास ऑडियंस कोई और नहीं बल्कि लार्ज नंबर ऑफ ऐसी ऑडियंस जिन्हें लार्जर देन लाइफ सिनेमा देखना पसंद है।
एंड जो मास ऑडियंस है वो थिएटर में थिएटर एक्सपीरियंस के लिए जाती है, बिकॉज अगर उन्हें सिर्फ अच्छी स्टोरी देखनी है तो हजारों ऑप्शन उनके पास है घर बैठकर ओटीटी पे देखने के लिए। एंड अब इस चीज को गलत वे में मत लेना, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं बाहुबली एंड मंजूबल बॉयज दोनों में से एक सिनेमा थिएटर में देख सकता हूँ तो मैं एनी डे बाहुबली चुनूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मंजूबल बॉयज जैसे फिल्में पसंद नहीं, मुझे उस टाइप की फिल्में भी पसंद है, बट वो मैं घर बैठे ओटीटी पर भी देख सकता हूँ। सो डेफिनेटली मलयालम सिनेमा को अपनी स्टोरी को कमर्शियल सिनेमा की तरह कैसे प्रेजेंट किया जाए उस पर काम करना चाहिए, अगर बॉक्स ऑफिस पे बड़े माइलस्टोन अचीव करना है तो। अदरवाइज कितना भी ट्राई कर लो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड आयरन मैन इन दोनों मूवी के बॉक्स ऑफिस में काफी बड़ा डिफरेंस होगा। मलयालम सिनेमा के साथ जो अगला प्रॉब्लम आता है वो है उनका ऑडियंस साइज, बिकॉज मलयालम स्पीकिंग ऑडियंस की पॉपुलेशन नियरली 40 मिलियन के आसपास है, वहीं तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस की पॉपुलेशन 95 मिलियन के आसपास है, एंड तमिल स्पीकिंग ऑडियंस की पॉपुलेशन 90 मिलियन के आसपास है, वहीं हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस की पॉपुलेशन 570 मिलियन के आसपास है। सो मलयालम सिनेमा के पास ऑडियंस कम है, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है उनके मूवी के बिजनेस के लिए। बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मूवीज को डब करके इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि कन्नाडा स्पीकिंग ऑडियंस की पॉपुलेशन भी 45 मिलियन के आसपास है, बट स्टिल कन्नाडा इंडस्ट्री से KGF चैप्टर 2 आया है। सो अगर मलयालम सिनेमा भी पैन इंडिया लेवल पे मास कमर्शियल सिनेमा बनाता है तो वो दिन दूर नहीं जब मलयालम सिनेमा के पास अपना खुद का 500 करोड़ एंड 1000 करोड़ वाला मूवी होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मलयालम ऑडियंस ही मंजूमल बॉयज एंड द गोट लाइफ फिल्म को एक कमर्शियल सक्सेस बना सकता है, बिकॉज पैन इंडिया लेवल पे लोगों को लार्जर देन लाइफ सिनेमा देखना पसंद है। सो मलयालम सिनेमा की प्रॉब्लम्स तो काफी डिस्कस कर ली, अब उनके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। मलयालम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जैकपॉट सिनेमा बनाती है, बिकॉज मोस्टली वो लोग काफी स्ट्रिक्ट बजट पे फिल्में बनाते हैं, एंड जब वो फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल होती है तो वो काफी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाकर देती है। लाइक 3 करोड़ के बजट पे बनी हुई फिल्म प्रेमलू 136 करोड़ का कलेक्शन लाके देती है, 5 करोड़ में बनी हुई फिल्म दृश्यम 70 करोड़ का कलेक्शन लाके देती है, 7 करोड़ में बनी हुई फिल्म हृदयम 52 करोड़ का कलेक्शन लाके देती है, 8 करोड़ में बनी हुई फिल्म RDX 80 करोड़ का कलेक्शन लाके देती है, जैसे 20 करोड़ में बनी हुई फिल्म मंजूमल बॉयज 230 करोड़ का कलेक्शन लाके देती है, 26 करोड़ में बनी हुई फिल्म 2018 170 करोड़ का कलेक्शन लाके देती है। मलयालम सिनेमा की मोस्टली सक्सेसफुल फिल्में जैकपॉट सिनेमा ही है, बिकॉज वो सारी की सारी लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न वाली फिल्में हैं। बाकी इंडस्ट्री के पास भी जैकपॉट सिनेमा है, जैसे जाति रत्नालू, लव टुडे, द कश्मीर फाइल, बट सबसे ज्यादा जैकपॉट सिनेमा मलयालम इंडस्ट्री से आती है। मलयालम सिनेमा के बाद जो अगला एडवांटेज है वो है उनकी मैच्योर ऑडियंस, बिकॉज उनकी फिल्मों में अगर बड़े स्टार ना भी हो तो भी वो फिल्में चलती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बड़े स्टार की फिल्में ही नहीं बल्कि अच्छी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में भी थिएटर में जाके देखते हैं। वहीं बाकी इंडस्ट्री में इसका अपोजिट है, अगर बड़े स्टार की फिल्म नहीं है तो वो फिल्म ज्यादा नहीं चलने वाली। और ये जस्ट फैक्ट है, बिकॉज आप हिंदी, तमिल, तेलुगु इंडस्ट्री के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की लिस्ट निकालो, सभी की सभी बड़े स्टार की बड़े बजट वाली फिल्म है। वहीं अगर आप मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की लिस्ट निकालोगे तो उसमें आपको बिना किसी बड़े स्टार के लो बजट वाली फिल्में भी दिखाई देंगी। इसके बाद मलयालम सिनेमा का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनकी यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग स्टोरीज, एंड इससे काफी लोग एग्री करेंगे कि जितनी यूनिक स्टोरीज मलयालम मूवीज की होती है उतनी किसी और मूवी की नहीं होती। तो अब इस पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। सिर्फ मलयालम सिनेमा के पास डेफिनेटली पोटेंशियल है ऑस्कर्स जीतने का, क्योंकि हर साल मलयालम सिनेमा से ऐसी फिल्में आती रहती है जिसको देख के लोग कहते हैं कि ये डेफिनेटली ऑस्कर वर्दी है। बट ये जान के आपको थोड़ी हैरानी होगी कि 1957 से अब तक 56 फिल्में इंडिया की साइड से सबमिट की गई है ऑस्कर्स के लिए, एंड उसमें से सिर्फ 4 फिल्में मलयालम इंडस्ट्री की है, यानी कि सिर्फ 4 बार मलयालम मूवी सबमिट हुई है ऑस्कर्स के लिए। एंड इंडिया ने अब तक टोटल 7 ऑस्कर जीते हैं अलग अलग कैटेगरी में, बट उनमें से एक भी मलयालम सिनेमा के लिए नहीं है। सी ऑस्कर्स जीतना इतना भी इजी नहीं होता कि आपने मूवी सबमिट कर दी एंड आपका काम खत्म, क्योंकि जितना मैंने जाना है ऑस्कर्स के बारे में, अगर आप ऑस्कर के लिए अपनी फिल्में सबमिट कर रहे हो तो आपको अपनी फिल्म की प्रमोशन भी करनी होती है वहां पर, ताकि वहां पे भी लोगों को पता हो आपकी फिल्म के बारे में। एंड अगर इंडिया से किसी फिल्म के मेकर्स ने सबसे ज्यादा एफर्ट किए थे ऑस्कर्स के लिए तो वो थे RRR मूवी के मेकर्स। एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए पैसे लगते ही है, एंड वही चीज मलयालम सिनेमा के पास काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है। सो मेरे फाइनल वर्ड्स यही है कि मलयालम सिनेमा को बड़े प्रोड्यूसर ढूंढने चाहिए जो कि लार्ज अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सके, साथ ही साथ मास ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाने पे फोकस करना चाहिए, एंड अपनी फिल्मों की मार्केटिंग को भी इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर मलयालम सिनेमा इन 3 चीजों को क्रैक कर लेती है तो उनके पास भी बाहुबली, KGF, जवान एंड जेलर जैसी फिल्में होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये था मेरा केस स्टडी मलयालम सिनेमा पर। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे किसी भी बात से डिसएग्री करते हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि बॉलीवुड ने सनी लियोनी को कैसे एक्सेप्ट किया उसके डार्क पास्ट के साथ, उसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। अदरवाइज मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।